नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉर्निंग सेशन के डे 7 में। दोस्तों, आज के इस सेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हैं। आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके सामने। ए है रायगढ़, बी है सिंधुदुर्ग, सी है पूना और डी है कोल्हापुर। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़। शिवाजी की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? रायगढ़ हुआ करती थी। देखिए, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक याद रखिएगा 5 या 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। आप ईस्वी जरूर याद रखिएगा इसका। और इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था। और इनका राज्याभिषेक वाराणसी या काशी के विद्वान श्री गंगा भट्ट या इन्हीं का दूसरा नाम था विश्वेश्वर भट्ट ने करवाया था। ठीक है। शिवाजी महाराज से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में सिवनेर दुर्ग पुणे में। कहीं कहीं पे आपको 1630 ईस्वी भी लिखा हुआ मिलेगा। शिवाजी महाराज ने, याद रखिएगा, सूरत को 2 बार लूटा था। सूरत जो थी यह मुगलों की व्यापारिक केंद्र हुआ करती थी। एक बार सूरत को लूटा था 1664 में और दूसरी बार 1670 ईस्वी में। ठीक है। शिवाजी महाराज को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में कैद करके आगरा के जयपुर भवन में रखा था। तो आगरा का जयपुर भवन आप जरूर याद रखिएगा। आगरा का जयपुर भवन, ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है। शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी 1680 ईस्वी में। ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। आप इतना जरूर याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 2 है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है। ए है देवराय प्रथम, बी है कृष्णदेवराय, सी है हरिहर बुक्का और डी है वीर नरसिंह। देखिए, याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का हुआ था। कौन हुआ था? हरिहर एवं बुक्का ने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। देखिए, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर। देखिए, विजयनगर की राजधानी हम्पी हुआ करती थी, जो कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी हम्पी है, इसका खंडहर किस नदी के तट पे है? तुंगभद्रा नदी के तट पे स्थित है। देखिए, हरिहर एवं बुक्का नामक जो 2 भाई था, ये विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त करके विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और ये हरिहर एवं बुक्का, याद रखिएगा, इसने 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। और विजयनगर जो स्वतंत्र राज्य हुआ था, ये बात आप जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य 2 स्वतंत्र राज्य बने थे। ठीक है। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए, हरिहर एवं बुक्का ये पहले बाड़ंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत हुआ करते थे। किसके? बाड़ंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। प्रश्न संख्या 3 है कि वह मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने। ए है ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन और डी है अलाउद्दीन। देखिए, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलबन। कौन था? बलबन। देखिए, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक हुआ था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। देखिए, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अगर आप विश्व इतिहास पढ़िएगा तो लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला कौन था? बिस्मार्क था। ये बिस्मार्क था कौन? याद रखिएगा, ये बिस्मार्क था। ये जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान था। और आप जानते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। जिस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में अहम योगदान दिया था, उसी प्रकार से सरदार पटेल ने भारत के जितने भी जिस समय पे भारत स्वतंत्र हुआ था, उस टाइम पे भारत कई छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। तो इन प्रांतों को एकीकरण करने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दिया था, ये बारदोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि सरदार पटेल के भारत में छोटे छोटे प्रांतों को एकीकरण करने के कारण इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा गया है। ठीक है। देखिए, बलबन ने सिजदा एवं पावोस प्रथा का शुरुआत किया था और एक फारसी त्योहार नौरोज को मनाने का भी इसने परंपरा चलाया था। ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए, बलबन ने दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग की स्थापना किया था जिसका सेना मंत्री इमाद उल मुल्क हुआ करता था। देखिएगा कि इसने तुर्कान ए चिहलगानी इसी को दल चालीसा भी बोला जाता है। दल चालीसा को इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है। दल चालीसा को समाप्त करने वाला कौन था? बलबन था। और तुर्कान ए चेहलगानी या दल चालीसा की स्थापना किसने किया था? याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने किया था। किसने? इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना किया था। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? ऑप्शन है। ए है श्रीगुप्त, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और डी है स्कंदगुप्त।
तो कौन सा ऐसा गुप्त शासक था जिसने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या करके, किसकी हत्या करके? रामगुप्त की हत्या करके अगला सत्ता प्राप्त मतलब अगला शासक बना था गुप्त वंश का। और याद रखिएगा कि रामगुप्त की बीवी हुआ करती थी ध्रुव देवी, और इसने ध्रुव देवी से विवाह भी किया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। देखिए इसका राजकवि साब हुआ करता था, इसके राजकवि का क्या नाम था? साब हुआ करता था। देखिए इसके दरबार में नवरत्न यानी 9 विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी, किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। देखिए इसी के दरबार में फाहियान नामक जो चीनी यात्री था, ठीक है, ये भारत की यात्रा किया था। कौन फाहियान? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। देखिए फाहियान आया था, ये चीनी यात्री था। कहाँ का यात्री था? ये चीनी यात्री था। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगर हम हुएनसांग की बात करें, हुएनसांग की बात करें तो हुएनसांग आया था हर्षवर्धन के समय में। तो जब भी आप फाहियान के बारे में याद करते हैं तो उस टाइम पे आप हुएनसांग को भी जरूर याद रखिएगा। हुएनसांग भी एक चीनी यात्री था, ये भी चीनी यात्री था, और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जबकि फाहियान जो चीनी यात्री था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत की यात्रा किया था। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रसिद्ध विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। देखिए विक्रमादित्य की संख्या भारतीय इतिहास में टोटल 14 है, याद रखिएगा। और अंतिम विक्रमादित्य की अगर बात करें तो अंतिम विक्रमादित्य कौन हुआ था? तो याद रखिएगा हेमचंद्र, या इसी का नाम था हेमू। हेमू जो था ये अंतिम विक्रमादित्य हुआ था। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सिक्का जारी किया था। चांदी का सिक्का जारी करने वाला कौन सा गुप्त शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। देखिए श्रीगुप्त के बारे में थोड़ा सा फैक्ट आप जान लीजिएगा कि श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था, ये गुप्त वंश का संस्थापक था। ठीक है, अगर हम बात करें कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा विष्णुगुप्त जो था ये गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। देखिए समुद्रगुप्त के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्कंदगुप्त के बारे में आप याद रखिएगा कि इसी के समय में हुनों का सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था। हुनों का आक्रमण किस गुप्त शासक के समय में हुआ था? तो याद रखिएगा स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त का बेटा हुआ करता था रामगुप्त। देखिए रामगुप्त यह शकों के आक्रमण का सक्षम विरोध ना करने के कारण इसके जो बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय था इसकी हत्या कर दिया था, और इसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था, और शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की थी। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो गुप्त शासक कौन ऐसा हुआ था जिसने अपने भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। आप गुप्त शासक में पढ़िएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। इसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी 319-20 ईस्वी में। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 320 ईस्वी भी लिखा हुआ मिलेगा। तो गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम हुआ था। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट गुप्त वंश से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है, ए है चक्रवर्ती, बी है प्रियदर्शी, सी है धर्मदेव, और डी है धर्मकीर्ति। देखिए अपने शिलालेखों में जो अशोक है ये प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? प्रियदर्शी के नाम से। अशोक मौर्य वंश का शासक था। ये किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था, आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रियदर्शी का अर्थ होता है देखने में सुंदर। जो देखने में सुंदर है उसी को प्रियदर्शी कहा जाता है। देखिए अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता था, यानी देवताओं का प्रिय कहा जाता था। देवनाम प्रियदर्शी का अर्थ हुआ देवताओं का प्रिय। देखिए पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। आप याद रखिएगा कि अशोक के द्वारा 261 बीसी में कलिंग अभियान किया गया था। कौन सा अभियान? कलिंग अभियान या कलिंग पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, और याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, 261 बीसी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कलिंग अभियान के बाद इसका हृदय परिवर्तन हुआ और इसे उपगुप्त नामक, कौन से? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। ठीक है, ये बौद्ध भिक्षु हुआ करता था उपगुप्त, और उपगुप्त ने ही अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए कौन सा मध्यकालीन साम्राज्य प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है आपके सामने, ए है चालुक्य, बी है चोल, सी है सोलंकी, और डी है परमार। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोल। चोल साम्राज्य जो था ये स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, और ये कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा। आप इसको जरूर जरूर याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा किया गया था। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? विजयालय था। और चोल साम्राज्य की राजधानी तंजौर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? तंजौर। और इसका अंतिम शासक,
चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय हुआ था। ठीक है, तो ये तो आप जरूर किसी भी वंश से संबंधित याद रखा करिए। देखिए ग्राम पंचायत जो है ये चोल काल में प्रसिद्ध था। चोल काल में ग्राम पंचायत प्रसिद्ध हुआ करता था। देखिए चोलों का सर्वाधिक विस्तार, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। किसके समय में? राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ था। और राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। राजेंद्र प्रथम के समय में ही चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था और राजेंद्र प्रथम ने गंगे कोड चोल की उपाधि धारण किया था। ठीक है, देखिए तंजौर का शैव मंदिर, जिसको राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, इसी को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने किया था? राज राजा प्रथम ने किया था। किसने किया था? राज राजा प्रथम ने तंजौर के शैव मंदिर, या इसी को राज राजेश्वर मंदिर बोलते हैं, या फिर इसी को बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है, इसका निर्माण किया था। कौन? राज राजा प्रथम ने। ठीक है, तो इतना आप चोल साम्राज्य से संबंधित फैक्ट जरूर जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ के संस्थापक कौन हुए थे, जिसका इंग्लिश नाम होता है इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए है दादा भाई नौरोजी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है एओ ह्यूम और डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए थे। कौन हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। देखिए इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इन्होंने, ठीक है, किन्होंने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब किए थे? 26 जून 1876 में। कब किए थे? 26 जून 1876 में किए थे। तो आप ईस्वी जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ईस्वी है। भारत संघ या इसी को भारतीय संघ भी बोलते हैं, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 26 जून 1876 ईस्वी में किए थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व प्रमुख संस्था हुआ करती थी। आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? आप जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, और इसी दिन प्रथम अधिवेशन भी हुआ था, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है दीवान चमनलाल, बी है आचार्य एनजी रंगा, सी है स्वामी सहजानंद और डी है लाला लाजपत राय। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए थे? तो याद रखिएगा लाला लाजपत राय हुए थे। कौन हुए थे? लाला लाजपत राय। ये अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष हुए थे। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में बंबई में हुई थी। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय हुए थे और इसके प्रथम महासचिव दीवान चमनलाल हुआ था। कौन हुआ था? दीवान चमनलाल इसके प्रथम महासचिव बने थे और प्रथम अध्यक्ष बने थे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लाला लाजपत राय। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? बंबई में। कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। और इसके किनके सहयोग से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो इसमें याद रखिएगा एमएन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के सहयोग से ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आप जरूर याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन है ए है जाड़ा भगत एवं बलराम भगत, बी है सिद्धू एवं कान्हू, सी है गौर छिनी भगत एवं केशव चंद्र राय, सी है शंभुनाथ पाल एवं कोरा मलाया। देखिए संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये सिद्धू एवं कान्हू हुआ करते थे। सिद्धू एवं कान्हू ये संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, देखिए 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भोगनाडीह तालुक के विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जिसका नेतृत्व सिद्धो, कान्हो, चांद और भैरव ने किया था। ठीक है, देखिए इसे दबाने के लिए मेजर बारो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे पीरपैती के युद्ध में, किस युद्ध में? जिसे पीरपैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि संथाल विद्रोह का जो केंद्र था ये भागलपुर हुआ करता था और इसे दबाने के लिए मेजर बारो को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? मेजर बारो को, जिसे पीरपैती के युद्ध में संथालों ने हरा दिया था। संथालों के नेता कौन थे? तो याद रखिएगा सिद्धू एवं कान्हू। ठीक है, सिद्धू, कान्हो, चांद और भैरव, इन सभी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ था। कब? 1855 ईस्वी में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है बंगाल और डी है मद्रास।
तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था? तो याद रखिएगा बिहार से। कहाँ से प्राप्त होता था? बिहार से प्राप्त होता था। देखिए यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है इसे किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ऑप्शन है ए है 42वां संविधान संशोधन, बी है 44वां संविधान संशोधन, सी है 69वां संविधान संशोधन और डी है 61वां संविधान संशोधन। ये चारों संविधान संशोधन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना में समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। देखिए ये चारों संविधान संशोधन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप जान लीजिए। देखिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। कौन सा संविधान कहा जाता है? इसे लघु संविधान की संज्ञा दिया गया है 42वां संविधान संशोधन को, यानी इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द को जोड़ा गया था। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे जो शब्द हैं इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़ा गया था और 42वां संविधान संशोधन के तहत ही मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, मूल कर्तव्य का वर्णन आप जानते हैं कि संविधान के भाग 4 के क में है और आर्टिकल 51 के क में है। ठीक है, अनुच्छेद मतलब 51 के क में और भाग 4 के क में इसका वर्णन है। देखिए याद रखिएगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत ही वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है। अभी आपका वन संपदा यानी वन, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अब देखिए 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन के बारे में आप ये जरूर याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन के तहत ही संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर इसको कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया था। तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? ये कई बार एग्जाम में पूछा है। तो 44वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, और 44वां संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात लगने की कुल 3 कंडीशन होते हैं। उसमें एक कंडीशन पहले हुआ करता था आंतरिक गड़बड़ी। आप जानते हैं कि अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया है। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। कब कब? 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान और 1975 में। ठीक है, तो 1962 और 71 में जो राष्ट्रीय आपात लगा था ये बाह्य आक्रमण के कारण लगा था, जबकि 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लगा था ये आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के कारण लगा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन के तहत इस आंतरिक अशांति या आंतरिक गड़बड़ी के स्थान पे सशस्त्र विद्रोह को आधार रखा गया था। किस विद्रोह को? सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया था। संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत। 61वां संविधान संशोधन के तहत आप जानते हैं कि जो मतदान है उसमें मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर, कितना वर्ष से घटाकर? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ये सभी संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 330, बी है अनुच्छेद 331, सी है अनुच्छेद 332 और डी है अनुच्छेद 333। तो लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 330 में किया गया है। और अनुच्छेद 332 में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगर लोकसभा में पूछे तो याद रखिएगा अनुच्छेद 330 में, और विधानसभा में अगर पूछे तो अनुच्छेद 332 में। ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अभी बिहार में चुनाव भी आगे है तो आप दोनों आर्टिकल को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ए है आपके सामने अनुच्छेद 324, बी है अनुच्छेद 148, सी है अनुच्छेद 342 और डी है अनुच्छेद 325। देखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 324। कौन सा होगा आपका? अनुच्छेद 324 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। देखिए इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था और इसका वर्णन संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। और अनुच्छेद 326 में आप याद रखिएगा कि लोकसभा एवं विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार
पर होगा, यानी वयस्क मताधिकार का वर्णन किसमें है, आर्टिकल 326 में। दोनों आर्टिकल निर्वाचन आयोग से संबंधित काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में रिपीट होता है। आप जानते हैं कि जो अभी वर्तमान में आपका निर्वाचन आयोग है ये त्रिसदस्यीय है, यानी इसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य होता है, ठीक है। तो जो मुख्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक का होता है, और जो अन्य होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक का होता है। और इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ऑप्शन ए है कृषि, बी है शिक्षा, सी है पुलिस और डी है रक्षा। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। देखिए समवर्ती सूची का अन्य विषय कौन कौन सा है, आपका समाचार पत्र है, विवाह एवं तलाक है, शिक्षा है, आर्थिक नियोजन है, बिजली है, श्रमिक संघ है, वन संपदा है, दीवान और फौजदारी कानून की प्रक्रिया है। ये सभी समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है। समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए 3 प्रकार की सूची का वर्णन है हमारे संविधान में, याद रखिएगा कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और एक है आपका समवर्ती सूची, ठीक है। इसका वर्णन किस अनुसूची में है, याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण, इसको याद रखिएगा राज्य सूची से हटाकर, इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था, ठीक है। कि 42वां संविधान संशोधन कई मायने में इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि 42वां संविधान संशोधन को ही लघु संविधान की संज्ञा दिया गया है, ठीक है। लघु संविधान इसको कहा जाता है कि संविधान संशोधन को 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया है। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए संविधान हत्या दिवस, संविधान दिवस तो 26 नवंबर आप जरूर याद रखिएगा। अब है आपके सामने संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून से, ठीक है, 25 जून को मनाया जाता है और ये 2025 से इसे मनाने की शुरुआत हुई है। कब से, 2025 से। देखिए 25 जून 1975 को आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। किस कारण से, आंतरिक गड़बड़ी के कारण से। आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति को आधार बनाकर राष्ट्रीय आपात लगाया गया था, पूरे देश में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आपात का वर्णन आर्टिकल 352 में किया गया था, ठीक है। तो 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपात लगा था हमारे देश में। देखिए भारत में आपातकाल लागू होने के 50 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, कौन से मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह दिवस की शुरुआत की थी। कौन सी दिवस, संविधान हत्या दिवस की शुरुआत, ठीक है। तो संविधान हत्या दिवस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। संविधान दिवस याद रखिएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम की संज्ञा दिया गया है। ए है प्रतिषेध, बी है परमादेश, सी है उत्प्रेषण और डी है अधिकार परीक्षा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम कहा गया है, ठीक है। आप जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। किसमें किया गया है, आर्टिकल 32 में किया गया है। और ये जो आर्टिकल 32 है इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा है। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए अधिकार परीक्षा को इंग्लिश में क्यू वारंटो कहा जाता है। यह एक कार्यवाही है जिसके द्वारा न्यायालय लोक पद पर निजी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो ऑप्शन है ए है प्रेरी, बी है पंपास, सी है बेल्ट और सी है स्टेपीज। तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। आप याद रखिएगा कि प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी कहा जाता है। पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। बेल्ट ये दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा जाता है, ठीक है। और स्टेपीज ये यूरेशिया के घास के मैदान को कहा जाता है। स्टेपीज का जो फैलाव है ये यूरोप एवं एशिया के भागों में है, ठीक है। यूरोप एवं एशिया 2 महाद्वीप में इसका फैलाव है, इसलिए इसको शॉर्ट में यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रेरी कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को प्रेरी नाम दिया गया है। पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास नाम दिया गया है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहा गया है और स्टेपीज यूरेशिया के घास के मैदान को कहा गया है, ठीक है। तो आप ये चारों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने
कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है। ए है डेनमार्क, बी है फिनलैंड, सी है कनाडा और डी है यूनाइटेड किंगडम। तो ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का भाग है। किसका भाग है? डेनमार्क का भाग है। देखिए याद रखिएगा, जो ग्रीनलैंड है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आप जरूर याद रखिएगा। और ये डेनमार्क का भाग है। किस देश का भाग है? डेनमार्क का भाग है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। ऑप्शन है ए है पृथ्वी, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी है शनि। तो याद रखिएगा, शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, देखिए शुक्र के बारे में थोड़ा सा फैक्ट जानिए। देखिए इसका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। देखिए दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, एक शुक्र है और एक बुध है। बुध और जो शुक्र है ये दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है। आप जानते हैं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। और शुक्र को याद रखिएगा, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है। ठीक है, सांझ का तारा या भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। और शुक्र यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। ठीक है, तो यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान कौन सा ग्रह है? आपका शुक्र है। देखिए यह पृथ्वी के सबसे निकट का भी ग्रह है। शुक्र जो है यह पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है और इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। और शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। और यह सबसे गर्म ग्रह भी है। अगर सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो शुक्र है, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध सबसे नजदीक है। ठीक है, तो आप इस बात को जरूर याद रखिएगा, बुध भले ही सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, लेकिन अगर सबसे गर्म ग्रह की बात आता है तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक सिद्धांत दिया जिसमें बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन सा ऐसा वैज्ञानिक था जिसने एक सिद्धांत दिया जिसमें बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ए है न्यूटन, बी है डाल्टन, सी है कॉपरनिकस और डी है आइंस्टीन। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा कॉपरनिकस हो जाएगा। कॉपरनिकस ने ही बताया था कि सर्वप्रथम सिद्धांत दिया था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। देखिए 1514 ईस्वी में एक पुस्तक लिटिल कमेंट्री में कॉपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया था जिसमें कहा गया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ठीक है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ठीक है, याद रखिएगा कौन दिया था? कॉपरनिकस दिया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। लेकिन याद रखिएगा बारहमिहिर जो थे, बारहमिहिर ये 1000 वर्ष पूर्व ही 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिए थे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, तो कॉपरनिकस से 100,000 वर्ष पहले ही बारहमिहिर इस बात की घोषणा कर चुके थे कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दो नाम कॉपरनिकस और बारहमिहिर के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है। ए है 1951, बी है 1991, सी है 2001 और डी है 1921। तो महाविभाजन का वर्ष या महान विभाजक का वर्ष 1921 को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखिएगा महान विभाजक वर्ष भारत के जनांकीय इतिहास में 1921 को महान विभाजक की संज्ञा दी गई है। महान विभाजक की संज्ञा 1921 को दिया गया है। आप जानते हैं कि 1911 ईस्वी से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी। ठीक है, यानी जनसंख्या में कुल 77 लाख की कमी आई थी, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा महान विभाजक वर्ष की संज्ञा 1921 को दिया गया है। अगर हम बात करें जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष का, तो इसे 1951 ईस्वी को जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष की संज्ञा दिया गया है। और अगर हम महान विभाजन की बात करें, महान विभाजन का, तो याद रखिएगा 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किनके द्वारा तैयार किया गया था। ए है BN गाडगिल के द्वारा, बी है BKRV राव के द्वारा, सी है PC महालनोबिस के द्वारा और डी है CN वकील के द्वारा। ठीक है,
तो याद रखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। किसने तैयार किया था? पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, तो याद रखिएगा 1956 से 61 तक रहा था। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 ईस्वी तक रहा था। देखिए, इसमें जो प्राथमिकता दिया गया था, भारी उद्योग एवं खनिज को इसमें प्राथमिकता दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और यह जो योजना थी, ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए, प्रथम प्राथमिकता भारी उद्योग एवं खनिज को दिया गया था, जबकि द्वितीय प्राथमिकता यातायात एवं संचार को दिया गया था। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। आप इसको जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से? एक दुर्गापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है और ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा भिलाई, जो कि छत्तीसगढ़ में है, जो कि सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तीसरा राउरकेला, ये ओडिशा में है, जो कि जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 3 इंपॉर्टेंट इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये पीसी महालनोबिस पर आधारित थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। देखिए, ये इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, जबकि द्वितीय में भारी उद्योग एवं खनिज को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि आप याद रखिएगा 1951 से 56 रहा था। ठीक है, देखिए इसमें भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना यानी 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, इसमें बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी, जो कि कहाँ पे है? झारखंड में, और रूस के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील इंडस्ट्री की स्थापना हुई थी, जबकि द्वितीय में 3 का स्थापना हुआ था, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक माना जाता है। देखिए इसकी स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हुए थे। कौन हुए थे? सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर हुए थे। ठीक है, अगर हम प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन बना था आरबीआई का? सीडी देशमुख बने थे। कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। सीडी देशमुख का पूरा नाम था सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। क्या नाम था? सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर बने थे आरबीआई के। ठीक है, अगर हम वर्तमान आरबीआई के गवर्नर की बात करें, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर है। कौन से? संजय मल्होत्रा, जो कि अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, देखिए आरबीआई का मुख्य कार्य है नोट जारी करना और मौद्रिक नीति का निर्माण करना। ये आरबीआई का मुख्य कार्य है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। आरबीआई की स्थापना अप्रैल 1935 ईस्वी में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। इसके पहले गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ हुए थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख हुए थे। ठीक है, इसका कार्य है नोट जारी करना और मौद्रिक नीति का निर्माण करना। ठीक है, अगर वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा है, जो कि 26वें नंबर के गवर्नर है। ठीक है, 26वें नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। कौन? संजय मल्होत्रा है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर आप याद करके जाइए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए है दयानंद सरस्वती, बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है अरविंद घोष और डी है स्वामी विवेकानंद। देखिए लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है? अरविंद घोष। इन्होंने लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना किया है। देखिए अरविंद घोष की अन्य रचना कौन कौन सी हैं? कर्मयोगी, युगांतर, सावित्री और वंदे मातरम। ये सभी रचना अरविंद घोष का है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, फिर है इंडिया डिवाइडेड की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड की रचना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। देखिए स्वामी विवेकानंद की पुस्तक का क्या नाम है? ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग। ठीक है, तो ये सभी जो पुस्तक हैं इसके रचनाकार कौन है? स्वामी विवेकानंद हैं, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? ए है हैदराबाद, बी है मुंबई, सी है बेंगलोर और डी है दिल्ली। तो भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा बेंगलोर को जाना जाता है। बेंगलोर को भारत में सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है।
याद रखिएगा, बेंगलोर यह शहर प्रमुख तकनीकी और स्टार्टअप केंद्र के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। इसलिए इसको बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी का संज्ञा दिया गया है। एक्चुअल में जो सिलिकॉन घाटी है यानी सिलिकॉन वैली है, ये उत्तरी कैलिफोर्निया में है। यह जो है उत्तरी कैलिफोर्निया में जो सिलिकॉन वैली है, यह उच्च तकनीकी उद्योग का वैश्विक केंद्र है, ठीक है। जिस प्रकार से ये सिलिकॉन वैली जो उत्तरी कैलिफोर्निया में उच्च तकनीकी उद्योग का वैश्विक केंद्र है, उसी प्रकार से भारत में जो बेंगलोर है, यह शहर प्रमुख तकनीकी और स्टार्टअप केंद्र के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसको सिलिकॉन घाटी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं रहने देते हैं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर किया करिए। अगर आप इस मॉर्निंग सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले मॉर्निंग सेशन में, तब तक के लिए बाय।